बजिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, और जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते जहां देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण सर, और खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप उन विश्लेषणों को देख करके। चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर खबरें लेकर के आ जाइए। और जो आज की पहली खबर निकल करके आई है वो राइट्स को लेकर के निकल कर आई है। रेलवे क्षेत्र में आज एक दो खबरें थी, हालांकि आरवीएनएल पे भी खबर थी, इनको भी एक ऑर्डर मिला है, लेकिन आरवीएनएल का शेयर थोड़ा सुस्त था, इसलिए उसको हम डिस्कशन में नहीं लिए। बांग्लादेश रेलवे से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, आपको बता दें, और ये जो ऑर्डर मिला है ये 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कैरेज की सप्लाई के लिए कंपनी को मिला है, और करीब करीब $11 मिलियन के आसपास का था, 11 करोड़ डॉलर का, 11 करोड़ डॉलर के आसपास का ये ऑर्डर मिला है। और ये कंपनी को 3 साल में जो है वो पूरा करना होगा इस पूरे ऑर्डर को। नया ऑर्डर मिलने से आज हम देख रहे थे कि राइट्स के शेयर में करीब करीब 1.5% के आसपास की मजबूती सुबह के टाइम में देखने को मिल रही थी। अभी भी वही भाव देखने को मिल रहा है 697 के आसपास। सर, राइट्स रेलवे क्षेत्र की कंपनी जिसमें कि आज खबर है, और इस खबर के चलते थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है, आपकी सलाह क्या होगी राइट्स पर? तो देखिए, न्यूज ड्रिवन ये आज मूवमेंट आया है। वैसे अगर आप देखें तो अच्छी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी ऑर्डर लेके आती है। ये कंपटीशन या compete करके इनको ऑर्डर मिलते, कोई नॉमिनेशन बेसिस पे नहीं मिलते। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो आप निवेशित रह सकते हैं आने वाले समय के लिए भी। कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है जी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं, और उस खबर के चलते क्या कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जरा स्क्रीन पर प्लीज़ लेकर के आ जाइए जरा खबर। और खबर आई है ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, कई गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ गया है, और जो है ये बढ़ के हो गया है 712 करोड़ के आसपास। पिछली बार शायद 41 करोड़ 45 करोड़ का मुनाफा था, सीधे 45 करोड़ से सीधे 700 से ऊपर का मुनाफा, 700 करोड़ से ऊपर का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला। आय भी अच्छी बढ़ी है। एबिट्टा में आप देखिए 211 करोड़ से बढ़कर सीधे एबिट्टा पहुँच गया 470 करोड़ रुपए। तो नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं ट्रेंड के इस बार, और सभी क्षेत्रों में कंपनी ने अच्छा किया है। आय में भी 51% की बढ़त रही है, ये 3298 करोड़ के आसपास रही है, और शानदार नतीजों के चलते शानदार मोमेंटम शेयर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने ₹3.25 के आसपास का डिविडेंड भी घोषित किया है। और अगर ट्रेंड के शेयर की बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है करीब करीब 3.5-4% के आसपास की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है, और शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के आसपास जो है वो कामकाज करता हुआ 4670 रुपये का जो है इसका 52 हफ्तों का आज उच्चतम स्तर इसने छुआ है। सर, 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ ट्रेंड का शेयर, शानदार नतीजे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नतीजे अच्छे हैं, और जो रिटेल इसकी दुकानें चलती हैं वेस्ट साइड के नाम से, वो एक अच्छा खासा ब्रांड है। मेट्रो टियर 1 टियर 2 टाउन्स में मौजूद है कंपनी की दुकानें, और अच्छा मार्केट शेयर भी इन्होंने कैप्चर किया है। आगे जाकर इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी विस्तार देखी जा रही है। कई नए प्रोडक्ट्स इन्होंने अपने बास्केट में ऐड किए हैं, और मेरे ख्याल से इसमें निवेशित रहना बनता है। जहां डिविडेंड का सवाल है, मौजूदा स्तर से वो डिविडेंड का परसेंटेज फ्रैक्शन में भी नहीं आता, 4400 पे ₹3.20, लेकिन कंपनी का राइजिंग डिविडेंड है। ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के जरिए भी रिवॉर्ड करना चाहता है। जी। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं जिसके चलते मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो खबर पूना वाला फिनकॉर्प पे आई है। यहाँ पर भी नतीजे की खबर है। चौथी तिमाही मुनाफा 84% बढ़ा है, ये 332 करोड़ रुपए रहा है बढ़ करके। वही कंपनी की अगर हम बात करें कि आय में भी हमने देखा कि इजाफा देखने को मिला है 59% के आसपास का, ये 922 करोड़ रुपये के आसपास रही है। तो आय और मुनाफे दोनों में अच्छी बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। नेट एनपीए जो है उसमें भी गिरावट हम देख रहे हैं कि 0.70% से गिर करके 0.59% रही है। तो अच्छे नतीजे और एनपीए का घटना। एयूएम में हमने शानदार बढ़त देखी है। कंपनी का चौथी तिमाही में एयूएम 55% बढ़ गया है, और ये बढ़ के रहा है 25,003 करोड़ रुपए के आसपास।
तो इन्हीं शानदार नतीजों से चलते हम देख रहे थे 1% से ज़्यादा की मजबूती पुणे वाला फिनकॉर्प में देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1% के आसपास की ही रैली बनी हुई है अभी भी, तो एक दायरे में है। सर, पूणे वाला फिनकॉर्प, यहाँ पर भी रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, लेकिन ये शेयर एक दायरे में फंसा हुआ है। विपुल जी, एकदम सही कहा आपने। वापस मैं दोहराना चाहता हूं कि बीएफएसआई क्षेत्र, बैंकिंग फाइनेंस क्षेत्र जो है, उसका प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतर अलग अलग सेक्टरों में आ रहा है। इसमें कंपनियां भी ज्यादा है और प्रदर्शन प्राय करके सभी कंपनियों का अच्छा है। और ये बाजार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि निफ्टी में इसका वेटेज 42% का है। तो अगर 42% निफ्टी आपकी पॉजिटिव होती है, तो अगर सभी चीज खराब होगी तब जाकर ये न्यूट्रलाइज होगा, नहीं तो आपके निफ्टी में छोटी छोटी बढ़त हर समय आपको देखने को मिलेगी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और कल्पतरू प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ खबरें हैं वो ज़रा देख करके आते हैं। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है कल्पतरू, उसको जो है हमने देखा कि एक बड़ा ऑर्डर मिला है। टोटल जो ऑर्डर मिला है वो मिला हुआ है 2445 करोड़ रुपए का। अलग अलग सेगमेंट में ये ऑर्डर मिले हैं। आपको बता दें, जो कंपनी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है, टीएनडी कारोबार, उसके लिए 2366 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। और वहीं जो कंपनी का दूसरा कारोबार है बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज़ का, उस कारोबार को करीब करीब 79 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये दोनों मिलाकर के 2445 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिला है। कंपनी फिलहाल आपको बता दें कि 30 देशों में कारोबार कर रही है। हालांकि कंपनी की पहुंच करीब 70 देशों में है, लेकिन 3 देशों में वो एक्टिवली काम कर रही है। कंपनी के शेयर में आज जिस खबर के चलते हमने देखा काफ़ी शानदार मूव, करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह के सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो मजबूती बनी हुई है। अब 5.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 1238 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। और आज ही इस शेयर ने भी अपना 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है, 1298 रुपये 80 पैसे के स्तर पर सुबह खुलते ही। वहाँ से थोड़ा हल्का हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए सर, शेयर मोमेंटम में है। जब तक मोमेंटम जारी रहता है, निवेशित रहिए। और जैसे शो में कई बार मैंने कहा, जब भी आपको घबराहट हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए, आपके प्रॉफिट लॉक्ड इन रहेंगे। ठीक, चलिए अब एमएनएम की बात कर लेते हैं जरा। एमएनएम में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और एक तरीके से मुनाफे की रफ्तार देखने को मिल रही है। खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी ने जो है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उस क्षेत्र के अंदर एक नई कार को लॉन्च किया है। वो है SUV 3XO। ये आपको बता दें, कॉम्पैक्ट ये जो एसयूवी है, इसकी शुरुआती कीमत 7.5 लाख रुपए से ये शुरू होगी। और कंपनी को ये उम्मीद है कि मारुति की ब्रेजा, टाटा की नेक्सन और हुंडई वेन्यू से ये जो है वो कॉम्पीट करेगी। और कंपनी को ये भरोसा है कि टॉप 2 जो है इस सेगमेंट के अंदर, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है, उसमें टॉप 2 में पहुंच जाएगी कंपनी। इतनी शानदार बिक्री की उम्मीद महिंद्रा की तरफ से लगाई जा रही है। नए लॉन्च की खबर और प्लस आपको बता दें कि आज ऑटो शेयरों में इसलिए भी रुझान है, कल जो नंबर्स आने वाले हैं वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। कल सेल्स के नंबर आएंगे अप्रैल महीने के, तो वहाँ पर अभी से उत्साह वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन दो चीज़ों का फ़ायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएनएम सर, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर को अभी, और ओवरऑल ऑटोपैक को लेकर के आपकी राय क्या होगी? अब करीब करीब 5% ऊपर इस समय शेयर ट्रेड करता हुआ 2163 का भाव। देखिए सर, प्रदर्शन अच्छा है और महिंद्रा ने अपनी ऑफरिंग है गाड़ियों की, एसयूवीज की, उसके अंदर में मल्टीपल चॉइस गाड़ियों में दी है, जिससे कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सके कि भाई मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए आपके पास में नहीं है। तो वो जो बोलते हैं ना, मिक्स एंड मैच का जो सिस्टम होता है, वो सब करके एक बहुत बड़ी और ब्रॉड ऑफरिंग वो ऑप्शंस देते हैं, जिससे कि गाड़ी खरीदने वाले को इनके अलावा और कहीं जाने की दरकार नहीं होती। जी, चलिए, तो ये बात रही एमएनएम की। और अब जरा अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, आरईसी को लेकर के।
और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं आरईसी के अंदर। आज मोमेंटम में है आरईसी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे किसी दर्शक का सवाल भी आया था। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया, वो डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सिंगापुर की जो सरकार है, जो कि एक तरीके से विदेशी निवेशक के तौर पे भी काम कर रही है भारत के अंदर, उन्होंने जो है कई सारी कंपनियों में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है। 14 कंपनियां हैं, उसमें से जो है आरईसी भी शामिल है, और इसमें 1.12% हिस्सेदारी जो है वह गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की है, और 1343 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू लगाई गई है, जो पैसे उन्होंने लगाए हैं। कंपनी के शेयर में पिछले एक साल में 256% का रिटर्न देखने को मिला है। काफ़ी शानदार मूव रहा है सर आरईसी में, एक साल में 256%। ये खबर जब सामने आई तो मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। इंटरेस्टिंग खबर थी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट किन किन कंपनियों में है। आप कैसे देख रहे हैं सर आरईसी को? आज भी 4% से ज़्यादा भागा हुआ है। सर आरईसी के सामने आपको एक मैं दूसरी कंपनी का आंकड़ा दे देता हूँ। इरिडा का भाव जी आपकी 20 रुपए का शेयर 5 गुना होकर या हाँ, 5.5 गुना सर एक बार होकर अपनी अपनी 100। बात फिर से रिपीट कर दिया, आप म्यूट हो गए थे बीच में। हाँ, तो इरिडा का जो शेयर था 32 रुपए में इश्यू प्राइस थी उसकी, और वो शेयर ऊपर में तो करीब 250 पहुंचा था, लेकिन आज मौजूदा स्तर पर उसका भाव 180 है, जो करीब करीब 5.5 गुना हुआ है। इस क्षेत्र की सभी कंपनियां प्राय करके, आप अगर सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो 3 कंपनी है, इरिडा, पीएससी और आरईसी। इनका तीनों का प्रदर्शन सब बहुत ही शानदार रहा है, और इरिडा आउट परफॉर्मर है, क्योंकि छोटा भाई था, नई कंपनी बनी थी, उसे अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है, और हाल ही में उसकी जो स्टेटस है वो नवरत्न कंपनी में शामिल कर दी गई सरकार की तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज है, और ये तीनों कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान में ये रखना चाहिए कि सबसे बड़ा इंडिकेटर ऐसी कंपनियों का होता है प्राइस टू बुक। जब भी ये प्राइस टू बुक अनाप शनाप हो जाता है तो उसमें वैल्यू नहीं बचती, और वो सिर्फ मोमेंटम का खिलाड़ी रह जाता है, जहां पर निवेश में से निकल जाना चाहिए। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई यहाँ पर। सर आपने इरिडा का जिक्र किया था, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दीजिए। इरिडा क्या क्या अभी काफ़ी चल चुका है, कल जब भी आप नवरत्ना वाली बात आपने बताई थी। अभी क्या करना चाहिए इरिडा को लेकर के? क्या प्रॉफिट जिसके पास है बुक करे? फ्रेश एंट्री वाले भी लोग कतार में खड़े हुए हैं, क्या उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर जैसे मैंने अभी कहा, इरिडा एक फाइनेंस कंपनी है। फर्क इतना है कि जब आप बैंक में जाते हो तो आपको हर चीज के लिए लोन मिलता है, या आपको लोन देता है रिन्यूएबल एनर्जी और पावर क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पर रेट की जो दर होती है उसमें थोड़ी सी एक कटौती कहिए, या थोड़ा सा एक फाइनल रेट मिलता है, क्योंकि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए ही ये कंपनी लोन देती है, और इसे जो पैसा मिलता है वो भी इसे थोड़ा सस्ता मिलता है, क्योंकि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसा निवेश कर रही हैं। जी प्राइसिंग की जो बात करें, पैरामीटर्स की जो बात करें, की वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें, तो पी मल्टीपल तो हर चीज में यूज की जाती है। उसके अलावा एक पैरामीटर होता है जिसे प्राइस टू बुक कहते हैं, और इसकी जो प्राइस टू बुक थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वहां से एक करेक्शन आए। जब भी आप इरिडा में निवेश करने का सोचे तो ये प्राइस टू बुक कंपेयर करें, इरिडा वर्सेस पीएफसी वर्सेस आरईसी। आप उसके सामने जो बड़ी दिग्गज बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या पब्लिक सेक्टर की हो, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इनके प्राइस टू बुक से कंपेयर कर लें। और अगर आपको लगे कि इन प्राइस टू बुक और इरिडा की प्राइस की बुक में बहुत ज्यादा अंतर है, तो इरिडा में निवेश ना करें। यहाँ पर निकल करके आती हुई बहुत डिटेल में सर ने अच्छे से समझा दिया है। अब चलिए जरा जना पे एक बार और बात कर लेते हैं, क्योंकि जना हमने वादिन के लिए ही रखा हुआ था, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक।
तो इस पर चूंकि हम आपकी टिप्पणी इसलिए भी जानना चाहेंगे सर, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं। खबर यहाँ पर जो है वो ये है कि बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है और 2025 तक ये कहा जा रहा है, मई जून 2025 तक ये लाइसेंस जो है इनको मिल सकता है। दूसरा, कंपनी के नतीजे रहे, नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 297% बढ़ा है और ये बढ़ के रहा है 370 करोड़ रुपए के आसपास। और आपको बता दें कि करीब 19% के आसपास की रैली यहाँ पर इस खबर के चलते जो है दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो नतीजे काफ़ी शानदार और दूसरा यूनिवर्सल लाइसेंस मिलने की खबर। सर, जना में चूँकि बहुत सारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े होंगे, तो एक बार अगर आप फिर से रिपीट कर दें, अभी क्या रणनीति होनी चाहिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के? देखिए, नतीजे शानदार हैं, लेकिन उस नतीजे में एक जो कहते हैं डिस्क्लेमर या एक पॉइंट जो ध्यान में रखना चाहिए, जो कंपनी का इस तिमाही का जो नतीजा आया है उसमें से लगभग 17 करोड़ रुपया एक राइट बैक ऑफ टैक्स प्रोविजन ऑफ अर्लियर पीरियड का है। और अगर आप उसको हटा देते हो तो इस तिमाही के नतीजे करीब आधे हो जाते हैं। ये मैं एक कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन कंपनी को ऐसा लगा कि ये टैक्स नहीं लगेगा तो उनको ये राइट बैक का एडवांटेज मिल गया, जिससे नतीजे उतने ज्यादा शानदार लग रहे हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात की अगर बात करें तो आरबीआई ने हाल ही में एक नया प्रावधान इंट्रोड्यूस किया है, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस ऑन टैप। उसमें कई ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे जो एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अंदर में नॉर्म्स एनपीए को लेकर है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, जो जिसके तहत वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक की का प्रावधान या प्रोविजन लेकर उनको ये लाइसेंस मिल जाएगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक उनमें से एक पहली बैंक है जिसने की अप्लाई किया है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से आने वाले 1 से 2 महीने में मेरे ख्याल से 6-7 बैंक इस प्रावधान में एप्लीकेशन करेंगे आरबीआई के लिए। तो ये इवेंट और यूनिवर्सल बैंक का इवेंट को कंबाइन कर बाजार में आज इसमें बहुत शानदार रैली देखने को मिली है। आगे जाकर मुझे लगता है कि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। आप अगर 600 रुपए में जना में निवेश करते हैं तो आपका अपसाइड सीमित दायरे में घूमेगा और आपकी डाउनसाइड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ध्यान में रखिए लिस्टिंग डे पर शेयर 360 पे नीचे पहुंच चुका था। अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 470 का शेयर था, आज 600 रुपए के ऊपर है। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो फिलहाल के लिए बनेंगे स्टॉक्स में अब इतना ही।